यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग जिस विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं वो चाबहार पोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और जिस तरह से मीडिया में पिछले 3 दिन से 4 दिन से न्यूज़ें चल रही हैं कि चीन चाबहार में घुस गया, चीन और ईरान के संबंध बन गए और भारत उससे बाहर हो गया है और ईरान ने पता नहीं क्या 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 कह दिया। न्यूज़ें छपी, न्यूज़ हमने अगर न्यूज़ पोर्टल्स पर जाएंगे, आप अगर सर्च करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने ऐसा लगता है एक ही जगह से न्यूज़ कॉपी पेस्ट की है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सहित, और वो सेम न्यूज़ सबने चला दी। कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी वहीं से न्यूज़ ली होगी और वो चलाई। इसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट ने उसका खंडन किया और ईरान के प्रेसिडेंट ने जब खंडन किया तो वो जो न्यूज़ आई अल जजीरा के माध्यम से वो एएनआई ने ली भारत में, और एएनआई की सबने कॉपी करके चला दी। यानी कि अल जजीरा से एएनआई और एएनआई से सारे पोर्टल्स ने उसको सेम चलाया और जिसमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करी। ये तो एक लाइन में लिखा कि ईरान के प्रेसिडेंट ने इसका खंडन किया है कि इंडियन न्यूज़पेपर्स में जो इंडियन मीडिया जो न्यूज़ दे रही है वो न्यूज़ गलत है और हमारा भारत के साथ कोई संबंध खराब नहीं हुआ है और किसी भी एग्रीमेंट से हम पीछे नहीं हटे। लेकिन उसके बाद की स्टोरी की पहले ये कहा गया तो वो कहते इतना कंफ्यूज कर दिया कि लोग उस स्टोरी को पढ़ें तो भी उनको यही लगे कि नहीं, वाकई में ईरान से संबंध खराब हो चुके हैं। अब मैं आपके उस विषय पर चर्चा करता हूं कि ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कभी फेल हो ही नहीं सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट तभी फेल हो सकता है जब वर्ल्ड वार हो जाए, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। और वर्ल्ड वार होने के लिए पहले तय करना पड़ेगा कौन किधर है और ईरान की भूमिका भी तय करनी पड़ेगी कि वो किधर है। उसको ऐसे समझिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया का और रशिया का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इंडिया रशिया का प्रोजेक्ट है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए पहले रशिया से हमारे संबंध खराब हो, पहले रशिया और ईरान की लड़ाई हो और रशिया और ईरान अलग अलग हो जाएं, इंडिया और रशिया अलग अलग हो जाएं, तब कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं इस एग्रीमेंट से। कारण क्या है कि आज जब हम सेंट्रल एशिया में जाते हैं और आज हम रशिया में जाते हैं तो रशिया में जाने के लिए अपने को मुंबई, कांडला या जो पश्चिमी हमारा कॉरिडोर है, पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत के पोर्ट से हम अरब सागर होते हुए और कहीं हम पनामा नहर से होते हुए मेडिटेरियन सी और मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशन और अटलांटिक ओशन से स्कैंडिनेवियन कंट्री ऊपर होते हुए तब हम कहीं पूरा रूट पूरा करते हैं और रशिया में घुसते हैं। एक तो ये रास्ता है जो अभी रूटीन रूट चल रहा है। हमको उस रूट से बड़ी समस्या होती है, हमारा माल वहां पहुंचने में, हमारे लोग वहां पहुंचने में, वहां का सामान यहां आने में हमको बाई पोर्ट और बाई सी बहुत समस्या होती, या तो बाई एयर जाए। एक बात। दूसरी बात यह आती है कि हमारा रशिया के साथ अगर हम दूसरा रास्ता खोलना चाहते हैं तो उस रास्ते में बाधा के रूप में पाकिस्तान बैठा हुआ है और चीन बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल बॉर्डर है, जो अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान ने जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जा करके रखा है वो हिस्सा अगर हमारे पास हो, चाइना ने जो हिस्सा कब्जा करके रखा वो हिस्सा अगर हमारे पास हो, तो हमारी सीधी बाउंड्री अफगानिस्तान से मिलती है। मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान से है और अफगानिस्तान के माध्यम से पहले जब तक यूएसएसआर था तब तक अफगानिस्तान और रशिया की बाउंड्री लगती थी, यूएसएसआर की बाउंड्री लगती थी। बाद में वो यूएसएसआर टूट गया तो हम ये कहें कि कजाकिस्तान बीच में आ गया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ये सब 3-4 कंट्री बन गए वहां के। तो वहां से हम रास्ता, लेकिन उनके रशिया से संबंध, यूएसएसआर टूट जरूर गया लेकिन रशिया के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। तो एक रूट हमारा रशिया के लिए ये जाता है। लेकिन इस रूट को भी अगर हम सीधा खोलते हैं, हालांकि वो बॉर्डर पर विवाद चल रहा है और चीन ये देख रहा है कि अगर भारत कहीं से पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत के पास वापस आ गया, जिसकी पूरी संभावना है, तो भारत ये रूट खोल देगा। और ये रूट भारत का खुलने का मतलब है इस रूट से हम सीधा यूरोप तक लाइन मार सकते हैं, यूरोप तक लाइन बना सकते हैं। जो चीन इस समय कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड, उसको ये उससे ज्यादा बेनिफिशियल ये रोड होगी, ये रास्ता होगा। इसलिए
चाइना भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है और चाइना इस तरह की गतिविधि जो चला रहा है वो चलाता ही रहता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के हाथ से कहीं जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा चला जाए। एक बात। दूसरी बात, जब इधर से हम बात कर रहे हैं तो हमारा, रशिया का और ईरान का, ये तीन मेन कंट्री हैं। इन तीन मेन कंट्रियों ने एक कॉरिडोर बनाया है जिसको हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इन शॉर्ट इंटरनेशनल लोग नहीं कहते, एनएसटीसी कहते हैं, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर हमको रशिया से बड़ी आसानी से अगर कहीं से मिला सकता है तो वो ईरान है। अब इस समय ईरान के लिए सबसे बड़ा माई बाप कौन है? ईरान के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा माई बाप रशिया है। जब जिस समय ईरान के ऊपर यूएस की तलवार टंगी हो और यूएसए ने अपने ऊपर कानून पास करके उस पर प्रतिबंध लगा दिए हों, ऐसी सिचुएशन में उनको सिर्फ एक व्यक्ति मदद कर सकता है, वो या तो रशिया कर सकता है या चीन कर सकता है। लेकिन भारत की ऐसी सिचुएशन है कि ना ही मेरे रशिया के साथ संबंध खराब है, ना ही ईरान के साथ संबंध खराब है, और ना ही हमारे संबंध खराब हैं अमेरिका के साथ। इसलिए 2016 में, जब 2014 में मोदी जी ने विजिट किया और 2014 में मोदी जी ने रशिया और ईरान और इनके सबके साथ संबंध बनाने शुरू किए, तो उस समय एक रास्ता खुला कि भाई ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को हम कर लेते हैं तो बंबई से सीधा मॉस्को पहुंचा जा सकता है बाया ईरान। और ये कॉरिडोर केवल 7000 किलोमीटर का है। इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि जो आज हमारा माल पहुंचता है उसमें 40% रूट हमारा बच सकता है। अभी हम जाते हैं तो लगभग 12 से 13,000 किलोमीटर घूमकर जाते हैं और हम 7,000 किलोमीटर में वहां पहुंच सकते हैं। दूसरा, 30% के लगभग हम ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां, उस इन्वेस्टमेंट के बावजूद 30% के लगभग हमारा एक्सपेंसेस वहां बच सकते हैं। हम 30% इसलिए कह रहे हैं, 40% रूट कम होता है और 30% एक्सपेंसेस या खर्चे हम इसलिए कम करने की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट एक बड़ा वहां पर ईरान में हो रहा है, लगभग 1.6 बिलियन डॉलर का। इसलिए वो सब एवरेज लगाते हैं तो फिर भी वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमारा 30% पैसा बचता है। अब सवाल यहां पर आता है कि जब हम ये रूट बना रहे हैं तो कहां कहां से जाएगा? ये बंबई या गुजरात से अरेबियन सी होते हुए हम सीधा चाबहार को मिलाएंगे ईरान के, और ईरान के अंदर से होता हुआ रास्ता ये सीधा अजरबैजान और अर्मेनिया और रशिया में एंट्री मारता है। इसके अलावा हमें कोई कंट्री की जरूरत नहीं। अगर इसमें अर्मेनिया रोल प्ले ना करे तो भी अजरबैजान के थ्रू हमारा रास्ता निकल सकता है, उसमें अजरबैजान के साथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये खासतौर से बड़े 3 कंट्री हमने कहा कि इंडिया, ईरान और रशिया है। अब सवाल किसी ने यह कह दिया कि साहब वो जो चाबहार पोर्ट है उस पोर्ट का डेवलपमेंट चीन को दे दिया, या चीन वहां घुस गया इसलिए उस पोर्ट के डेवलपमेंट से चाबहार परियोजना हमारी कैंसिल हो गई। आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि 2018 के दिसंबर में ही टेक ओवर ले चुके थे हम, यानी कि 2018 में उसका टेक ओवर हो चुका था और चाबहार पोर्ट का काम शुरू का ऑपरेशन शुरू हो गया था। इसलिए वो परियोजना खत्म हो जाएगी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि चाबहार पोर्ट ऑपरेटिव दिसंबर 2018 में हो चुका था। हमने उसमें 2016 में ही $400 मिलियन पेमेंट निकाल दिया था, इनिशियल पेमेंट, और $125 मिलियन का ईरान ने पेमेंट निकाल दिया था, जो कि हमने वहां से किया है। अब इस रोड की खास बातें क्या हैं, ये रास्ते की खास बातें क्या हैं? इस पर 3 लाइन डेवलप हो रही हैं। चीन की बात मैं आपको बता दूं, चीन की लाइन में तीनों लाइनें डेवलप नहीं हो रही हैं। जो चीन ये वन बेल्ट वन रोड निकाल रहा है, हमारी 3 लाइनें डेवलप हो रही हैं। हम शिप्स के रास्ते, हम रेलवे का रास्ता और रोड का रास्ता, ये तीनों ही रास्ते खोल रहे हैं उस रास्ते से। और जब हम तीनों ही रास्ते खोल रहे हैं का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको फेल हो जाए। यह परियोजना अच्छी जानी ही जानी है, और इससे हम पूरे यूरोप में जहां जहां हम टैक्स देते हुए जाते हैं और जहां जहां जिन जिन कंट्रीज निकलते हैं वो पूरा रूट बचा सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यह परियोजना चीन के जाने का मतलब है कि एनएसटीसी फेल हो जाना, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और एनएसटीसी फेल हो जाने का मतलब है कि रशिया को बाहर हो जाना। अगर ईरान और
चीन के संबंध बनते हैं चाबहार पोर्ट में, हमारा रोल नहीं रहता चाबहार पोर्ट में, तो रशिया को भी बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ये हमारा 3 बड़े कंट्रियों का कॉरिडोर है, और खासतौर से ईरान तो बीच में आता है, हमको तो रशिया के साथ इसका रूट खोलना है, वो रूट है ये। अब इसमें हमने ये कहा कि इस रूट के साथ जो नेबरिंग कंट्री हैं, जो अगल बगल के कंट्री हैं, उन कंट्रियों के साथ भी बाई रूट्स खोलेंगे। तो इन नेबरिंग कंट्रीज के जो बाई रूट्स खुलने वाले हैं उसमें अफगानिस्तान आता है। आज अफगानिस्तान का बॉर्डर तो हमारा बनता है, लेकिन जो एलओसी है, एलओसी की वजह से वो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए हम अफगानिस्तान के साथ सीधा इंटरेक्शन नहीं कर सकते। अभी अफगानिस्तान के पास भी हम जाते हैं तो जो रूटीन रूट है बाया रशिया, वहां से घूम कर जाते हैं, तो हमें अफगानिस्तान में भी हमारे संबंध अच्छे होना, तो अफगानिस्तान में ये समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए इस रूट से चाबहार पोर्ट जब हम खोलेंगे तो एक रेल परियोजना और रोड परियोजना हम सीधे अफगानिस्तान ले जाने वाले हैं। इस अफगानिस्तान की जो रेल परियोजना है, इस पर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि साहब ईरान ने यह कह दिया कि हम इसको स्वयं डेवलप कर लेंगे। मैंने यह कहा कि जब एनएसटीसी की योजना है तो फिर यह संभव ही नहीं है कि उसको कोई और डेवलप करे, क्योंकि हम अफगानिस्तान के साथ रूट खोल रहे हैं, और हम अफगानिस्तान के साथ रूट खोल रहे हैं इसलिए हमारी जरूरत है, हम ईरान के रास्ते वहां तक जा रहे हैं। और जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे पूरे विश्व से कि वो उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, अमेरिका ने 2016 में उस कानून में एग्जेम्पशन रखते हुए चाबहार को अपने कानून से बाहर रखा हुआ है। और भारत को, अमेरिका के जो भारत के संबंध हैं, उन संबंधों से भारत को स्पेशल एग्जेम्पशन मिला हुआ है ताकि हम उस रोड को डेवलप कर सकें, और हमारा वो जो यूरोप वाला रूट है, यूरोप तक जाने का रास्ता है, वो रास्ता खुल सके। अब मैं ये कहूं कि ये चीन डेवलप करेगा, तो चीन कौन से रूट से कहां बनाना चाहता है और कहां मिलाएगा? चाबहार पोर्ट अगर चीन डेवलप भी कर लेगा तो उसके लिए यूज क्या है चाबहार पोर्ट का? केवल वो अपने हाथ में ले लेगा। रशिया के साथ जो रूट खुल रहा है, भारत के साथ रूट खुल रहा है, तो वो कोई समस्या नहीं। अब अगर ईरान का रशिया के साथ रूट खोलना केवल एक पर्पस होता है उस पोर्ट का, तो फिर उनकी तो बाउंड्री लगती है, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर चीन का पर्पस हल हो रहा होता है रूस के साथ खोलने का, तो रशिया और उनकी बाउंड्री लगती है, उनका भी रूट खुला हुआ है। वो परियोजना हमारी परियोजना है और हमारा रशिया का संबंध वो स्टैब्लिश करता है, इसलिए उस परियोजना में किसी भी प्रकार से चाबहार पोर्ट से भारत का बाहर होना असंभव है। हां, एक खबर जरूर आई है कि वहां चाबहार पोर्ट से लगभग 350 किलोमीटर दूर एक और दूसरा पोर्ट है, उस पोर्ट के लिए चीन से ईरान की बात चल रही। और भाई कोई भी कंट्री अपने यहां इन्वेस्टमेंट मांगता है, अपने यहां डेवलपमेंट करवाता है, अपने यहां तेल रिफाइनरीज, चूंकि वो ऑयल रिच कंट्री है इसलिए तेल रिफाइनरीज लगाने के लिए कहीं से इन्वेस्टमेंट ला सकता है। हालांकि इंटरनेशनली अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट वहां पर रोक रखा है, इसलिए पूरे विश्व में किसी की हिम्मत नहीं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सके, और इन्वेस्टमेंट अगर किया और ईरान के साथ युद्ध हुआ तो वो सारा उनका जाने वाला है। भारत एक एक्सेप्शन है जिसके सबसे संबंध हैं और हमारे रिलेशन वर्ल्ड में सबसे हैं। रशिया से भी हमारे संबंध उतने ही मजबूत हैं जितने हमारे संबंध अमेरिका से मजबूत हैं। हमारे संबंध उतने ही इजराइल से मजबूत हैं जितने हमारे ईरान से मजबूत हैं। इसलिए संसार के जो बड़े दुश्मन हैं, उन सभी बड़े दुश्मनों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम उसके एग्जेम्पशन के बाहर आते हैं। कभी कोई, ईश्वर न करे, कोई बात भी हो जाती है तो भी हम एग्जेम्पशन में है, तो इसका सोल्यूशन भी अगर कोई निकालेगा तो मुझे लगता है कि भारत ही उसका सोल्यूशन निकालेगा। अब ये ईरान के प्रेसिडेंट ने खंडन किया कि नहीं, चाबहार वाली जो न्यूज भारत में छपी वो न्यूज गलत है और मैं इसका खंडन करता हूं। भारत के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट रिफ्यूट नहीं हुआ, ये उन्होंने परसों बोल दिया। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का देखिए कि ईरान के साथ संबंध खराब हुए, ऐसी तो न्यूज चली, लेकिन ईरान ने कहा मेरे संबंध उतने ही मजबूत हैं जितने पहले थे, ये न्यूज भारत में नहीं चली। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे यहां नेक्सस है ना न्यूज का, वो कम्युनिस्टों का है। और कम्युनिस्टों की एक खास बात है कि कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी से बहुत नफरत करते हैं। जहां कहीं भी संसार में प्योर डेमोक्रेसी होगी, वहां कम्युनिस्टों की प्योर नफरत है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो भारत हो। जहां कहीं भी डेमोक्रेसी होगी वहां उनको बहुत नफरत है। उनको क्या अच्छा लगता है? एक तो कम्युनिस्ट शासन, एक मुस्लिम शासन, यानी कि एक वन रूलर बने, बैठे और मर्जी हो वो करता घूमे, ये कम्युनिस्टों की खास बात है। तो अब अगर ईरान के साथ भारत के संबंध हैं, यानी कि ईरान के साथ भारत के संबंध होना का मतलब हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को उल्टी गिनती गिनवाना।
और हिंदुस्तान में जो एक माहौल बनाया जाता है कि जो सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है, उस सरकार को अपास्त कर देना और ये बता देना कि आपने चाइना से युद्ध लड़ा तो उसका परिणाम आपका चाबहार हो गया और चाइना के साथ आप मत बोलना, उसको घुस रहा है तो उसको घुसने दीजिए, आफ्टर ऑल चाइना हमारा मित्र है या चाइना हमारा पालक है और कम्युनिस्टों का पालक चाइना है इसलिए उसको आने दीजिए। तो वो न्यूज के माध्यम से नेक्सस करके देश में एक उल्टी गिनती, उल्टी हवा उड़ाते हैं। मुझे लगता है कि इस न्यूज को अभी क्लैरिफाई करने की जरूरत है। इसके अलावा हम अब डिस्कशन करेंगे, जो अगला इसका एपिसोड बनेगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ईरान में जो अभी वहां बम विस्फोट चल रहे हैं, उनके कई 7 जहाज उड़ा दिए गए हैं, मतलब एयरपोर्ट पर खड़े, वो पोर्ट पर खड़े हुए और कुछ पोर्ट्स उड़ गए हैं, कुछ वो ये न्यूज़ें आ रही हैं। इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? प्रिजम्पशन ये बना दिया कि ये इजराइल कर रहा होगा, लेकिन मैं इसकी सच्चाई की और संभावनाएं भी खोजकर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसके पीछे की और संभावनाएं क्या हो सकती हैं। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।